नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेट आज की 1 मई 2026 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। पिछले ऑलमोस्ट 10-11 दिन से हम नहीं डिस्कस कर सके और मेरी अनुपस्थिति में रजनीकांत सर ने बहुत बढ़िया डिस्कस किया। काफ़ी देखो मजबूरी रही, जिस वजह से इतना टाइम तो बहुत कम बार ऐसा रहा है, मतलब लगातार इतने दिनों तक मैं डिस्कशन में शामिल नहीं हूँ उसका। और मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि जल्द से जल्द मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूँ, क्योंकि देखो, जैसे जिंदा रहने के लिए सांस की जरूरत है, मुझे तो जिंदा रहने के लिए एडिटोरियल डिस्कशन की जरूरत है। तो स्टार्ट करें। आज देखो 3-4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कौन सा। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक इकोसिस्टम से संबंधित। ये जो आर्टिकल है ना, ये साइंटिफिक इकोसिस्टम से संबंधित है। फिर आर्टिकल हम इसके बाद एक पीआईएल वाला भी डिस्कस करेंगे। पीआईएल का कंसेप्ट जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हेल्थ पैरामीटर्स से संबंधित एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। और टाइम बचा तो मतलब वैसे 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डिस्कशन लंबी अगर हुई है तो हम 3 डिस्कस कर लेंगे। लेबर लॉज से संबंधित भी एक आर्टिकल है, आज 1 मई है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले साइंटिफिक इकोसिस्टम से संबंधित जो आर्टिकल है। देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये चीज आपने भी देखी होगी। हमारे देश में ना टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट की कमी नहीं है, तभी तो हमारे देश से आईआईटीज और अलग अलग इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर स्टूडेंट्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के टॉप पे बैठे हैं। और हमारे देश में पॉलिटिकल विल की भी कमी नहीं है। सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, लेकिन बावजूद इसके हम साइंस में इतने ज्यादा पिछड़े हुए हैं। डीप टेक है ही नहीं हमारे देश में। डीप टेक समझते हो ना? डीप टेक मतलब, डीप टेक का मतलब होता है काफी एडवांस्ड रिगरस इंजीनियरिंग या फिर रिसर्च, जो देखो किसी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व करती है। जैसे चैट जीपीटी है, डीप टेक है। क्वांटम कंप्यूटिंग है, डीप टेक है। कोई बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। समझ रहे हो? हमारे देश में डीप टेक नहीं है। स्टार्टअप के नाम पे जोमेटो, स्विगी जैसे स्टार्टअप हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज, ये चैट जीपीटी, ओपन एआई जैसी कंपनीज हमारे देश में क्यों नहीं है? टैलेंट तो है। हमारे देश के युवा वहां पे जाके ओपन एआई और गूगल जैसी कंपनीज को बना रहे हैं, हमारे देश में क्यों नहीं बना रहे हैं? तो यहां पे राइटर बोलते हैं दिक्कत है सिस्टम की। हमारे देश में ना सिस्टम खराब है। किस चीज की हम वैल्यू करते हैं वो चीज खराब है। जैसे देखो, डीप टेक आपको बनानी है ना, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स आपको बनाने हैं, एआई के मॉडल्स आपको बनाने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ये मॉडल बन जाते हैं, सालों लग जाते हैं। सालों की रिसर्च लगती है। साइंटिस्ट को चुपचाप लैब में बैठ के काम करना पड़ता है, इंजीनियर्स को काम करना पड़ता है, तब जाके ये मॉडल्स बनते हैं। लेकिन हमारे देश में कोई पेशेंस नहीं है। हमारे देश में ना साइंटिस्ट की सक्सेस को कैसे मेजर किया जाता है? साइंटिस्ट की सक्सेस को मेजर किया जाता है कि भाई तुमने कितने पेटेंट्स पब्लिश किए हैं ये बताओ, तुम कितनी कमेटीज के मेंबर हो ये बताओ। समझ रहे हो? ऐसे तो हम साइंटिस्ट की सक्सेस को मेजर करते हैं कि तुमने कितने पेटेंट्स पब्लिश किए, रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। क्वालिटी नहीं देखी जाती, नंबर देखे जाते हैं। यहीं पे तो दिक्कत हो जाती है ना। और हमारे देश में ना कौन सी रिसर्च को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है? हेडलाइन कैचिंग रिसर्च को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे ना न्यूज में हेडलाइन बन सके। उस रिसर्च को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जैसे देखो, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया में जो अनाउंसमेंट्स होती है ना रिसर्च से संबंधित, उनको हम ज्यादा प्रायोरिटीज देते हैं। और साइंटिस्ट को प्रेशर किया जाता है कि भाई आप जल्दी जल्दी रिजल्ट दो, लेकिन प्रेशर में कोई काम नहीं होता। फिर साइंटिस्ट आधा अधूरा कुछ जल्दी से, जिससे हेडलाइन बन सके, साइंटिस्ट नहीं बल्कि मतलब सरकार की प्रॉब्लम सोल्व हो सके, उस चीज पे ज्यादा ध्यान है। ध्यान से सुनिएगा। प्रेशर में साइंटिस्ट वो काम करते हैं जिससे सरकार की इज्जत बच सके, सरकार की पब्लिसिटी हो सके, ना कि देश को फायदा हो। तो इस कल्चर को कहते हैं, आप यूज कीजिएगा, पब्लिश और पेरिस कल्चर। या तो आप पब्लिश करो रिसर्च पेपर्स या फिर खत्म हो जाओ। तो भाई बस क्वांटिटी पे फोकस है, क्वालिटी रिसर्च पे फोकस है ही नहीं। यही तो दिक्कत है। अब आप ये देखो, यही तो मैं बोल रहा था, डीप टेक के एरियाज में सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप, एडवांस मटेरियल एंड नैनो टेक्नोलॉजी, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज, एटमॉस्फेयर से कार्बन को कैप्चर करना, एक जगह पे स्टोर करना, उसको यूटिलाइज करना, ऐसी ऐसी चीजों में हमारी रिसर्च कहाँ है? जीरो।
टोटल जीरो। यही तो दिक्कत है। और वैसे देखो इंडिया तीसरे नंबर पे है रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने के मामले में, लेकिन वो रिसर्च पेपर्स कितनी क्वालिटी वाले हैं वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सरकार भी जानती है, लेकिन बस चलता जा रहा है सिस्टम। और दूसरा देखो हमारे देश में ना रिसर्च पे हम कितना कम पैसा खर्च करते हैं, सिर्फ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.65% ऑफ जीडीपी, जबकि यूएस में 3% ऑफ जीडीपी पैसा खर्च होता है रिसर्च पे, चाइना में 2.5% ऑफ जीडीपी और इंडिया में 0.65% ऑफ जीडीपी। देखो कोई भी देश ना डेवलप तब करेगा जब रिसर्च पे हम बल्कि ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है तो हमें तो बल्कि और ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए रिसर्च पे। नई नई चीजें हमारे देश में आए, नई नई जॉब्स क्रिएट हों, हम एक्सपोर्ट करें, उसके लिए हम रिसर्च पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तभी तो काम चलेगा। समझ गए? और ये देखो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे देश में, टैलेंट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इंसेंटिव्स की। इंसेंटिव्स किस 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 चीज के लिए मिलते हैं साइंटिस्ट को? कितने पेपर पब्लिश किए, कितनी कमिटीज के मेंबर हो, कितने अवार्ड्स या मेडल्स मिले। तो साइंटिस्ट का पूरा फोकस इन्हीं चीजों पे है, क्योंकि सरकार इन्हीं चीजों के लिए इंसेंटिव देती है। तो गलत चीजों के लिए आप इंसेंटिव दोगे तो फिर सही रिजल्ट कैसे सामने आएंगे आप बताओ? यही दिक्कत है। फिर राइटर कहते हैं देखो हमेशा से ऐसा नहीं था, आजादी के बाद तो हमारे देश में ना रिसोर्सेज की इतनी कमी थी, फिर भी देखो होमी भाभा और विक्रम साराभाई जैसे लीडर्स ने ना कितने बढ़िया बढ़िया संस्थान बनाए। आप देखो होमी जे भाभा, इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इस्टेब्लिश करवाया 1945 में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश करवाया, और विक्रम साराभाई महान लीडर, इनके प्रयासों से इसरो इस्टेब्लिश हुआ और इसरो ने देश को कितना गौरवान्वित महसूस करवाया है वो आपको भी पता है। अब इन लीडर्स में और आज के सिचुएशन में क्या फर्क है? फर्क जानते हो क्या है? ये जो लीडर्स थे ना, इन्होंने बाकी लीडर्स को, इनके नीचे जो लीडर काम कर रहे थे ना, उनको ऑटोनमी दी कि भाई तुम करो, हम तुम्हें आजादी देते हैं, हम खुद साइंटिस्ट हैं, हमें पता है टाइम लगता है आइडिया को डेवलप करने में, हमारी तरफ से आपको पूरी ऑटोनमी है, आप आइडिया पे काम करिए, रिजल्ट लाके दिखाइए। तो इससे रिजल्ट आया भी। और इनकी जो पहुंच थी ना होमी भाभा की, विक्रम साराभाई की, इनकी पहुंच डायरेक्ट नेहरू तक थी, बीच में ब्यूरोक्रेट नहीं थे। लेकिन आज आप मुझे बताओ आज कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिनकी पहुंच डायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी या फिर बाकी लीडर्स तक है? नहीं है, बीच में आते हैं ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट बीच में आ जाते हैं। और ब्यूरोक्रेट की टेंडेंसी क्या होती है आपको भी पता है, ब्यूरोक्रेट रिसर्च रिस्क नहीं लेंगे, ब्यूरोक्रेट हमेशा अपनी स्किन बचाएंगे कि भाई मैं कैसे सेफ रहूं, वो देश का कभी नहीं सोचेंगे। आप बोलोगे सर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कड़वी सच्चाई है, कहीं भी पढ़ लीजिए। आजकल हर प्रॉब्लम की जो रूट काज है वो है ब्यूरोक्रेटिक एपैथी। ब्यूरोक्रेट्स रिस्क लेना ही नहीं चाहते, उनको लगता है कि जो चल रहा है वो सही है, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, और वो साइंटिस्ट को पूरा तरह से दबा के रखते हैं। समझ रहे हो? और साइंटिस्ट होना ये चाहिए कि भाई उनका काम सिर्फ लैब में बैठ के नई नई चीजें बनाना नहीं है, उनका काम ये भी है ट्रांसपेरेंसी लेके आना, उनका काम ये भी है कि सरकार के साथ मिलके पॉलिसी मेकिंग करना। लेकिन वो आवाज नहीं उठाते साइंटिस्ट। क्यों नहीं उठाते? उनको डर लगता है अगर हमने सरकार के खिलाफ बोला तो देखो हमारी जो फंडिंग है वो छीन ली जाएगी और हमें कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। तो साइंटिस्ट बेचारे क्या करते हैं, वो चुप होकर बैठ जाते हैं और चुपचाप काम करने लगते हैं, सिस्टम चेंज नहीं होता है। समझ गए? तो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस आज के समय में काफी ज्यादा है, उस समय नहीं था। उस समय नहीं था। होमी भाभा, विक्रम साराभाई, डायरेक्ट पहुंच नेहरू तक, डिसीजन मेकिंग में कोई इंटरफेरेंस नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं, जल्दी जल्दी डिसीजन होते और जल्दी जल्दी रिजल्ट आता। आप देखो हमारे देश में ना हालात ये है, हमारे देश में आज के समय में हालात जानते हो कैसे हैं? एक लैब में छोटा सा भी अगर इक्विपमेंट प्रोक्योर करना है ना भाई, 60 से ज्यादा अप्रूवल लेने पड़ेंगे, यहां से अप्रूवल, वहां से अप्रूवल। अब एक मुझे बात बताओ, लैब में इक्विपमेंट की जरूरत है, 6 महीने उसको इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने में लग गए, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च चल रही है किसी सब्जेक्ट पर, अब वो साइंटिस्ट वो रिसर्च स्टॉप कर देगा 6 महीने तक क्योंकि इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट नहीं है, वो लग जाएगा पेपर वर्क में। ऐसे रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा।
चाइना और यूएस में देखिए कितना जल्दी जल्दी प्रोक्योरमेंट होता है। तो समझ गए, हमारे देश में टैलेंट है, हमारे देश में पॉलिटिकल विल पावर तो है, इंसेंटिव्स गलत चीजों के लिए दिए जाते हैं, सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं जो हमें ठीक करने की आवश्यकता है अगर हम हमारे देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो ये चीज हो गई। समझ गए, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अब वे फॉरवर्ड में क्या बोला जाता है? वे फॉरवर्ड में ये बोला जाता है हमारे देश में भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है जिसकी खिड़कियां बंद हो रही है, देश धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। पुरानी बात हो गई, हम कहा करते थे इंडिया युवाओं का देश है, धीरे धीरे इंडिया भी बूढ़ा हो रहा है। तो टैलेंट का अगर आज हमने सही यूटिलाइजेशन नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। थोड़े सालों बाद यूपीएससी एस्पायरेंट्स ये पढ़ने लगेंगे कि किसकी गलती रही, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमने वेस्ट कर दिया, किसकी गलती रही, अब क्या करें। थोड़े सालों बाद यूपीएससी एस्पायरेंट्स ये पढ़ रहे होंगे। समझ गए, सरकार ने देखो इनिशिएटिव कई अच्छे चलाए हैं, नेशनल क्वांटम मिशन है और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च के लिए पैसा इंक्रीज करने के लिए डीप टेक पॉलिसीज भी सरकार लेके आई है। तो 4 सॉल्यूशन राइटर देते हैं। एकेडमिक रिफॉर्म लेके आओ, फाइल पुशिंग वाला जो कल्चर है कि ब्यूरोक्रेट्स के सामने हाथ गिड़गिड़ा के फाइल पुश करना पड़ता है, साइंटिस्ट क्या करे, मजबूरी है। तो ये जो कल्चर है इसे अपने को खत्म करना पड़ेगा। समझ गए, कंप्लीट ट्रस्ट होना चाहिए साइंटिस्ट में। हाँ, थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी आप सेट करना चाहते हो करो, जरूरी भी है। इसरो जैसा मॉडल बेस्ट मॉडल है, इसरो ने कितना बढ़िया काम किया, आउटकम बेस्ड अप्रोच है। आप आउटकम लेके आओ, मंगलयान मिशन आउटकम लेके आओ, आपको ऑटोनमी है आप कैसा काम करना चाहते हो, लेकिन आप गलती करोगे तो अकाउंटेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर भी है। समझ गए, तो वैसा सिस्टम होना चाहिए। रिसर्च पे पैसा ज्यादा खर्च करो, यंग साइंटिस्ट को एम्पावर करो, और ऑप्टिक्स पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। ऑप्टिक्स मतलब जैसे हेडलाइन बेस्ड रिसर्च पे। अब कुछ दिनों पहले साइंस की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बोला गया था कि एंशियंट इंडिया में प्लेन्स हुआ करते थे। ये जो साइंस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें ठीक नहीं है। तो ऑप्टिक्स बेस्ड रिसर्च पे फोकस नहीं होना चाहिए, जिससे हेडलाइन आस के उस रिसर्च पे फोकस नहीं होना चाहिए, जो देश के लिए जरूरी है उस रिसर्च पे फोकस होना चाहिए। तो ये 4 चीजें हैं, नोट कर लीजिए, जो आंसर्स में आप लिख सकते हो। ये इसरो का बेस्ट मॉडल है। अच्छा, ये कीवर्ड्स आप यूज करिए, ऑप्टिक्स आवर डिस्कवरी, इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, मतलब इंस्टीट्यूशंस चेंज नहीं होते, उनके अंदर एक इनर्शिया होता है। पब्लिश और पेरिस कल्चर, डीप टेक डेफिसिट, एडमिनिस्ट्रेटिव करेज, मेरिट ड्रिवन रिसर्च इकोसिस्टम, ये कीवर्ड्स आप यूज करिए। और मेंस का जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये वाला मेंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आज। फिर इसके बाद में ये एग्जाम्पल्स हैं पीवाईक्यू के जो यूपीएससी ने पास्ट में पूछ रखे हैं। 2022 में ये पूछा था, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो इन क्वेश्चंस में आप आज के आर्टिकल्स के जो पॉइंट हैं वो यूज कर सकते थे। अब प्रीलिम का क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है? प्रीलिम का क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, और आंसर दो यार, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते ही नहीं हो। अब आज एक नया महीना है, नई शुरुआत है, थोड़ा जोश लेके आओ यार, अपने को पेपर क्लियर करना है। ऐसा ढीली डाली अप्रोच से काम नहीं चलेगा। चलो, आंसर तो आपने देख लिया लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलो अब अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? अगला आर्टिकल है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, आप सिलेबस में ना जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक चीज आपको बताऊं, एनएसओ के ना 80वें राउंड का ना डेटा आया, एनएसओ के 80वें राउंड का डेटा आया, जिसमें यह बोला गया पर्संस पर 1000 रिपोर्टिंग एलिमेंट, मतलब ऐसे पर्संस जो अपनी बीमारी को रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट डायरेक्टली कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कर रहे हैं। डायरेक्टली मतलब वो टेस्ट करवाना जाते हैं, पता लग जाता है ये बीमारी है, समझ रहे हो? तो ऐसे पर्संस की संख्या बढ़ रही है। अब देखो, पहले क्या होता था, पहले ना एक टर्म है हिडन मोर्बिडिटी। हिडन मोर्बिडिटी, हिडन मोर्बिडिटी क्या होता था? हिडन मोर्बिडिटी मतलब जैसे गांव में ना इलाज होता नहीं था, इसलिए ना लोग अपनी बीमारियां छुपा लेते थे।
जैसे गांव के लोग हैं, बता ही नहीं रहे उनको टीबी है या फिर पोलियो है। अब कुछ बीमारियों में तो लक्षण साफ ही दिख जाते हैं, कुछ में दिखते नहीं है, तो वो छुपा लेते थे। इलाज नहीं था तो वो छुपा लेते थे। स्टिग्मा अटैच होता था काफी सारी बीमारियों के साथ में कि टीबी है, उसके साथ कोई बैठेगा नहीं, खाना नहीं खाएगा, दूर दूर रहेंगे उससे, तो वो छुपा लेते थे। लेकिन आज ये कल्चर खत्म हो रहा है। आज यहां पे आप डेटा देखिए, एनएसओ के 80वें राउंड का डेटा है, पर्सन्स पर 1000 रिपोर्टिंग एलिमेंट, मतलब ऐसे पर्सन्स जो अब अपनी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। रूरल एरिया में पहले ये 6.8% थी, अब बढ़ के 12.2%। अर्बन एरिया में पहले 9.1% थी, अब बढ़ के 14.9%। आप बोलोगे सर सिचुएशन तो खराब हो रही है, ज्यादा लोगों को बीमारियां हो रही हैं। नहीं, ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है। अब ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है। परसेंटेज बढ़ने का मतलब ये नहीं कि अब ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, रिपोर्टिंग बढ़ रही है। पहले लोग रिपोर्ट नहीं किया करते थे। हेल्थ इंश्योरेंस, एनएसओ का 80वें राउंड का डेटा एक बढ़िया चीज ये बोलता है, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ा है थैंक्स टू आयुष्मान भारत स्कीम, जिसमें 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है ना। ऐसी स्कीम्स की बदौलत अब रूरल एरिया में पहले इंश्योरेंस कवरेज 12.9% था, जो अब बढ़ के 45.5% हो गया है। अर्बन एरिया में ये 8.9% था, जो बढ़ के अब 31.8% हो गया है। ये अच्छी चीज है। प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाए, मेंस में पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप यूज करिएगा। ऊपर वाला फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोगों का जो ट्रस्ट है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर बड़ा है, उसका रीजन ये भी है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है, ज्यादा लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ये देखो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, पहले आपको पता है दाई वगैरह डिलीवरी करवा दिया करती थी, और मदर्स जो हैं प्रेग्नेंट महिलाएं जाती नहीं थी हॉस्पिटल्स में, लेकिन अब वो कल्चर खत्म हो गया है ऑलमोस्ट। रूरल एरिया में अब 95.6% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती हैं, यानी हॉस्पिटल्स में बच्चों का जन्म होता है। अर्बन एरिया में ये नंबर 97.8% है। अब देखो, भारत जैसे देश के लिए ना ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट है। कुछ समय पहले तक हम ये पढ़ा करते थे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है, यानी बच्चे के जन्म पे कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है, लेकिन हमने वो चीज ठीक की है, और इसका क्रेडिट तो सरकारों को जाना चाहिए। और यहाँ पे रूरल इंडिया में देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 66.8% बच्चों का जन्म होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 33.2%। अर्बन में शेयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज होती हैं 47% और प्राइवेट में 53%। और इसके लिए देखो, हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज हों, इसके लिए सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई हैं। जैसे कि देखो, जो वर्किंग वुमेन है, दिहाड़ी पे काम करती हैं, मजदूर, वो हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी करवाएं, इससे उनका वेज लॉस होगा ना, दिहाड़ी का लॉस होगा, उसकी भरपाई सरकार करती है। ऐसी स्कीम है। और हर महीने की 9वीं तारीख को प्रेग्नेंट वुमन का चेकअप फ्री होता है, सरकार की स्कीम है। और बच्चे के जन्म पे कोई कॉस्ट नहीं आती, 0 कॉस्ट डिलीवरी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आपको कोई पैसा नहीं देना, सरकार डिलीवरी का पैसा देगी, मतलब हॉस्पिटल्स पे सरकार का खर्चा होगा सारा। तो ऐसी स्कीम्स हैं, तो इसलिए हॉस्पिटल्स में अब ज़्यादा लोग जाके डिलीवरी करवाते हैं, ज़्यादा परिवार जाते हैं, ज़्यादा मदर्स जाती हैं। और ये चेंज आया क्यों, मतलब इतने ज़्यादा लोग अब हेल्थ फैसिलिटीज़ का लाभ ले रहे हैं, अपनी डिजीज़ के बारे में बता रहे हैं, क्यों हुआ? अब इसके लिए देखो, सरकार की स्कीम्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खुल रहे हैं गांव गांव में। अब इन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में ना बीपी, शुगर, इनका भी डायग्नोसिस होता है, हेल्थ चेकअप होता है, मतलब टेस्ट वगैरह होता है बीपी का, शुगर का। तो ज़्यादा लोग जाके आयुष्मान हेल्थ वेलनेस सेंटर्स में जाके अपना टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। तो ज़्यादा लोग करवा रहे हैं तो डिजीज़ का पता लग जाएगा, समझ रहे हो? इसलिए डिजीज़ की रिपोर्टिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। फिर क्या है, पहले देखो आज़ादी के बाद ना फोकस किस चीज़ पे था? इन्फेक्शियस डिजीज पे ज़्यादा फोकस हुआ करता था आज़ादी के बाद में। इन्फेक्शियस डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, जैसे टीबी, मलेरिया। लेकिन आज के समय में ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पे है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पे ज़्यादा फोकस है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में होता क्या है, पेशेंट्स जो है ना वो डॉक्टर्स के पास में बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, इलाज लंबा चलता है, तो रिपोर्टिंग ज़्यादा होने लगी है। फिर क्या है, फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स, बेसिक मेडिसिन और टेस्ट
पब्लिक हॉस्पिटल्स में फ्री में हो जाते हैं, तो इससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई गरीब परिवार है, इंश्योरेंस वगैरह नहीं करवा रखा, एक महीने की तनख्वाह है 10,000, जैसे ही परिवार में कोई पर्सन बीमार हुआ, 10,000 में से 3,000 लग गए इलाज पे। वो क्या है? वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है जो कायदे से नहीं लगना चाहिए था। समझ रहे हो? अब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कैसे कम कर सकते हैं? अगर उस गरीब परिवार का इंश्योरेंस होता तो उसको वो 3,000 रुपए नहीं देने पड़ते आउट ऑफ 10,000 की सैलरी। तो इसलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब लोगों को होता है। आशा वर्कर्स ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में, अवेयरनेस फैलाने में। गांव गांव में, घर घर में वो जाके अवेयरनेस फैलाई कि सरकार देखो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, आप इनको यूज करिए। तो इसलिए लोग ज्यादा यूज करने लगे हैं फैसिलिटीज को, आशा वर्कर्स की इंफॉर्मेशन के बदौलत। अब एक चीज आप देखो, अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच में ना ये बोला था कि आप ना लोगों को कैपेबल बनाओ। लोग देखो हेल्दी होंगे तभी तो कैपेबल होंगे। अगर एक मजदूर बीमार है तो वो कैसे फैक्ट्री में जाके काम करेगा? अगर एक एम्प्लॉय बीमार है तो वो कंपनी में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? तो अल्टीमेटली नुकसान देश का ही होता है। तो लोगों को कैपेबल तभी बनाया जा सकता है जब वो हेल्दी हो, और ज्यादा लोग सरकार की फैसिलिटीज का लाभ उठा रहे हैं तो मतलब ज्यादा लोग कैपेबल हो रहे हैं, ये अच्छी चीज है। और हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में देखो दो पिलर्स होते हैं। पहला होता है क्वालिटी एक्सेस, दूसरा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। अब ज्यादा लोग अपने डिजीज के बारे में बता रहे हैं, डायग्नोसिस करवा रहे हैं, तो इसका मतलब जाहिर तौर पे क्वालिटी एक्सेस उनके पास में है। दूसरा, इंश्योरेंस कवरेज बढ़ा है तो इसका मतलब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी उनके पास में है। तो हम धीरे धीरे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जा रहे हैं। अब इस चीज को आप एचडीजी से लिंक करोगे। एचडीजी गोल नंबर 3 जो है वो कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग सबके लिए, और एचडीजी 1 जो है वो नो पॉवर्टी की बात करता है। तो दोनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आप लिंक कर सकते हो हेल्थ वाले पार्ट को। अभी भी देखो कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे देखो सरकारी हॉस्पिटल्स का तो ठीक है, लेकिन जो एडवांस्ड हेल्थ केयर है उसको एक्सेस करने के लिए अक्सर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। वहां पे फिर इलाज बहुत महंगा पड़ता है, वहां पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा हो जाता है। आज भी सभी स्टेट्स को हम सिमिलर नहीं मान सकते। कई राज्य ऐसे हैं जैसे केरला जैसे, जहां पे इलाज बहुत बढ़िया है सरकारी हॉस्पिटल्स में। बिहार जैसे राज्यों में आप जाओगे तो सरकारी हॉस्पिटल्स में इलाज काफी घटिया है। और इवन बहुत सारे डॉक्टर्स रूरल एरिया में जाने के लिए तैयार नहीं होते, वहां पे जाकर काम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो अलग अलग राज्यों के बीच में गैप है, डिस्पैरिटी है, अर्बन और रूरल एरिया में भी डिस्पैरिटी है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन बढ़ रहा है, जैसे डायबिटीज वगैरह। अब इनकी वजह से ना सरकारी हॉस्पिटल्स जो है ना वो चोक हो जाते हैं। समझ रहे हो? सरकारी हॉस्पिटल्स में आप जाके देखो, इतनी ज्यादा ओवर क्राउडिंग आपको मिलेगी, एक एक बेड पे 2 मरीज आपको मिलेंगे। समझ रहे हो? बर्डन बहुत ज्यादा है सरकारी हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स की भारी कमी है। एम्स जैसे हॉस्पिटल में आप जाओगे, एम्स हॉस्पिटल के बाहर देखोगे रात को कितने लोग सोए पड़े हैं, दूर दराज के एरियो से अपना इलाज करवाने के लिए आए हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, डॉक्टर की डेट नहीं मिल रही है, सर्जरी का टाइम नहीं मिल रहा है, तो बस हॉस्पिटल के बाहर रह रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। ये हालात हैं। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, देखो वैसे हेल्थ जो है वो स्टेट का मुद्दा है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अच्छी पॉलिसीज कई बार बना देती है, लेकिन स्टेट फिर उसे इंप्लीमेंट नहीं करते, दोनों के बीच में ना कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ये भी दिक्कत है। तो ये चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड बहुत जरूरी है। आप हेल्थ पे ज्यादा खर्चा करो, हेल्थ पे कायदे से 2.5% खर्चा होना चाहिए जीडीपी का, लेकिन सरकार ऑलमोस्ट खर्च करती है 1.9 से लेकर 2.1%। समझ गए? तो हेल्थ पे खर्चा बढ़ाओ, प्राइमरी हेल्थ केयर पे और ज्यादा फोकस करो ताकि प्रिवेंशन डिजीज का और ज्यादा अच्छे से हो सके। प्राइवेट सेक्टर की जो कॉस्ट है उसे रेगुलेट करो। प्राइवेट सेक्टर में इतना ज्यादा पैसा वसूला जाता है ना, आप उस पर लगाम लगाओ। जैसे आयुष्मान भारत स्कीम में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जितना पैसा दिया जाता है ना, सीधा सीधा भी जनता इलाज करवाने जाए तो भी वही लिमिट अप्लाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ना ले सके। ये सरकार को नियम बनाने चाहिए। समझ गए? फिर डिजिटल हेल्थ को लीवरेज करो। आजकल देखो ये मैं काफी करता हूं, जैसे ई संजीवनी है।
आप डॉक्टर से बात करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए और कंसल्टेशन। मतलब देखो, एक दिक्कत आती है, मैं वीडियो कॉल से अब आपसे मान लो बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर देखो हाथ रख के नब्ज वगैरह चेक करके सांस सुन के बहुत कुछ बता देते हैं, पुराने डॉक्टर्स तो देख के भी बता देते हैं। अब वीडियो कॉल के माध्यम से ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वीडियो कॉल के माध्यम से ना बेसिक बेसिक पेशेंट बताता है कि मैं इन चीज़ों से सफ़र कर रहा हूँ, तो डॉक्टर बहुत बढ़िया प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। तो आप ना ई संजीवनी और आभा आईडी जो हर एक पेशेंट की बनती है, दोनों को मिक्स करोगे तो गांव गांव तक बढ़िया इलाज पहुंचा सकते हो। और कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी है, पंचायतों वगैरह का। समझ गए? तो ये हेल्थ से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो। हिडन मोर्बिडिटी, लोग बताते नहीं थे अपनी बीमारी के बारे में। मेडिकल पॉवर्टी ट्रैप, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, और ये क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये सब आप यूज कर सकते हो। ये प्री का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आज का है क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आज का हमारा तीसरा जो आर्टिकल है वो क्या है? वो है लेबर डे से संबंधित। आज 1 मई है, आज लेबर डे है। अच्छा, 1 मई को ही लेबर डे क्यों बनाया जाता है? देखो, 1 मई 1886 की बात है। यूएसए के शिकागो में ना यूएसए के शिकागो में ना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था वर्कर्स का। वो मांग कर रहे थे कि सेफ कंडीशंस में हमें काम करने दिया जाए, और इसके अलावा वो ये मांग कर रहे थे कि एक दिन में बस 8 घंटे काम करने का नियम होना चाहिए। तो इन मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट 1 मई 1886 को शिकागो में हुआ था। तब से लेके ये जो दिन है वो लेबर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अब एक चीज देखो, राइटर कहते हैं 2 ऐसी घटनाएं हुई हाल ही में जो लेबर डे के बारे में ना बताती हैं कि लेबर डे की और ज्यादा सिग्निफिकेंस है आज के समय में। कौन सी 2 घटनाएं हुई? एक तो देखो, 10 अप्रैल 2026 को नोएडा में ना होजरी सेक्टर में, यानी गारमेंट सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते थे ना, वो सड़कों पे आ गए, उन्होंने पथराव वगैरह किया। क्यों आ गए? क्योंकि पड़ोसी राज्य है हरियाणा में ना मिनिमम वेजेस को इंक्रीज कर दिया गया था, लेकिन यूपी में नहीं किया गया था। तो इसलिए हजारों जो वर्कर्स हैं वो गलियों में आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे। उनकी मांग ये थी कि मिनिमम वेजेस को ना पर मंथ 20,000 किया जाए। हरियाणा में कर दिया गया था, लेकिन यूपी में नहीं किया गया था। तो जैसे ही वर्कर्स सड़कों पे आए, यूपी सरकार ने ना 1200 से ज्यादा रैपिड एक्शन फोर्स के जवान डिप्लॉय कर दिए। मजदूरों को बहुत मारा गया, पीटा गया, लेकिन रूट काज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। काफी मीडिया में बात चली, वर्कर्स के पक्ष में थोड़ा बहुत माहौल बना, तो यूपी सरकार ने मजबूरी में मिनिमम वेज को बढ़ा के कितना कर दिया? मिनिमम वेज को अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए बढ़ा के कर दिया 13,690, और स्किल्ड वर्कर्स के लिए बढ़ा के कर दिया गया 16,868। अब यहां पे ना गैप है। एक होता है लिविंग वेज, मतलब डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए आपको कितना वेजेस चाहिए, वो होता है लिविंग वेज। और मिनिमम वेज वो मिनिमम वेज जो सरकार तय करती है। समझ गए? मिनिमम वेज क्या होते हैं? गवर्नमेंट जो फ्लोर डिसाइड करती है, गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम वेजेस जो तय किए गए हैं वो होते हैं मिनिमम वेज। लिविंग वेज, डिग्निटी के साथ में लाइफ जीने के लिए जो आपको वेजेस चाहिए वो है लिविंग वेज। अब आप एक बात बताओ, यूपी सरकार कहती है कि अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज है 13,690। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के आप बताना, दिल्ली एनसीआर के एरिया में 13,690 रुपए में कोई खर्चा चला सकता है क्या? सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, बच्चों की फीस है, कैसे पॉसिबल है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो? इतना महंगा तो ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, आप बोलोगे सर बसेस जो हैं वो फ्री हैं, महिलाओं के लिए फ्री हैं, मेल के लिए फ्री नहीं है बसेस भी। तो कहने का मतलब है, ये तो देखो मिनिमम वेज जो सरकार ने तय किए हैं बहुत कम है। लिविंग वेज के हिसाब से सरकार को मिनिमम वेज तय करने चाहिए।
तो ये तो पहला इंसिडेंस था नोएडा वाला। दूसरा इंसिडेंस वेदांता का प्लांट है छत्तीसगढ़ में। वहां पे ना एक बॉयलर में ब्लास्ट हो गया और मजदूर जो बेचारे लंच कर रहे थे शांति से, 20 से ज्यादा जो मजदूर थे वो जिंदा जल गए। 20 से ज्यादा मजदूर, सोच के देखो। तो दूसरा जो इशू है वो सेफ कंडीशंस से संबंधित है। कोई गारंटी नहीं है मजदूर आज के समय में काम पे जाएगा और जिंदा वापस लौट के आएगा। इतने ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की वजह से मजदूरों की डेथ हुई है, आप देखो। अब इस केस में ना बॉयलर में ब्लास्ट हुआ, गलती किसकी थी? कंपनी की। समय समय पे चेक ही नहीं किया गया, समय समय पे बॉयलर को चेक किया जाना था जो कि नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। तो सरकार ने, पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो की, प्लांट मैनेजर हैं और वेदांता के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उनके अगेंस्ट। लेकिन आपको भी पता है ऐसे इंसिडेंट्स में एफआईआर दर्ज की जाती है तो उनका क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस ऐसे ही चीजें चलती रहती हैं। और ज्यादातर ये जो वर्कर्स की डेथ हुई ना, ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे, ये डायरेक्ट एम्प्लॉय थे भी नहीं वेदांता के। और ये देखो कितनी बड़ी समस्या है। वर्कर्स क्या कर कंपनीज क्या करती हैं आज के समय में ना, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स को हायर कर लेती हैं ताकि ना वो रूल्स और रेगुलेशन से बच सकें। कॉन्ट्रैक्ट वाला कल्चर है, इसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, जो कीवर्ड आप यूज कर सकते हो आंसर में, वर्कफोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन। अब सरकार कहती है कि भाई देखो पहले बहुत सारे कानून थे, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। अब इन सबको कंसोलिडेट करके ना हम 4 लेबर लॉज लेके आए, कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। सरकार कहती है हमने कंसोलिडेट किया है। राइटर कहते हैं सरकार ने कंसोलिडेट नहीं किया बल्कि डाइल्यूट किया है। डाइल्यूट कैसे किया है? हायर एंड फायर पॉलिसी देखो। पहले नियम हुआ करता था, ऐसी फैक्ट्रीज जिनमें 100 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं ना, उनको वर्कर्स को हटाने से पहले ना सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करके 300 कर दिया गया है। थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करके 300 कर दिया गया है। अब सिर्फ उन फैक्ट्रीज को जिनमें 300 से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं ना, सिर्फ उन फैक्ट्रीज को, वर्कर्स को हटाने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। समझ गए? तो ये दिक्कत है। फैक्ट्री की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई है अब तो। पहले जिन जिन जगह पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, मतलब जो साइट्स इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, मशीनों से चलती हैं, उनमें 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो वो फैक्ट्री कहलाती थी। अगर बिना इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूनिट चल रही है जहां पे 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वो फैक्ट्री कहलाती थी। लेकिन अब इस डेफिनेशन को चेंज करके 20 और 40 कर दिया गया है। यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है, मशीनों से काम होता है जो बिजली से चलती हैं, और 20 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वो फैक्ट्री कहलाएगी। और बिना बिजली वाली यूनिट में 40 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो वो फैक्ट्री कहलाएगी। लेकिन नई डेफिनेशन के कारण ना हजारों छोटी छोटी टेक्सटाइल, मेटल और होजरी जो यूनिट्स हैं अब फैक्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आती हैं। समझ गए? ये भी दिक्कत है। फिर देखो, फैक्ट्रीज ना पहले ना डर के रहती थी, इंस्पेक्टर कभी भी छापा मार सकता है। लेकिन सरकार ने ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने के चक्कर में ना सेल्फ सर्टिफिकेशन मॉडल सरकार लेके आई है कि फैक्ट्री ओनर्स को ना खुद ही सेल्फ सर्टिफाई करना है कि भाई हमारे यहाँ पे सब कुछ सही है, मशीनें सही चल रही हैं, हम रेगुलर मेंटेनेंस कर रहे हैं। लेकिन देखो फैक्ट्रीज ना सेल्फ सर्टिफिकेशन फर्जी ढंग से वैसे ही कर देती हैं और कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इंस्पेक्टर्स का काम ना फैसिलिटेटर का हो गया है। मानता हूं पहले दिक्कत थी, इंस्पेक्टर राज था, इंस्पेक्टर्स रिश्वत वगैरह लेते थे, दिक्कत थी। लेकिन दिक्कत देखो अभी भी है। सरकार ने एक चीज ठीक की तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। स्ट्राइक, पहले क्या फ्लैश स्ट्राइक हो जाया करती थी। जैसे किसी फैक्ट्री में कोई दिक्कत हुई, हजारों लोगों ने एकदम से स्ट्राइक कर दी, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी। आजकल ये फ्लैश स्ट्राइक जो है पूरी तरह से बैन है। किसी भी फैक्ट्री में स्ट्राइक करने से पहले ना 60 डेज का नोटिस देना पड़ता है। यहाँ पे देखो 60 दिन का प्रायर नोटिस दो, फ्लैश स्ट्राइक्स नहीं हो सकती। मान लो चालाकी से वर्कर्स स्ट्राइक करने की कोशिश करें ना, जैसे मास लीव पे चले गए, मास लीव पे चले गए, एकदम से छुट्टी ले ली 50% से ज्यादा वर्कर्स ने, सरकार कहती है ये भी स्ट्राइक की एक फॉर्म है, इसे भी हम स्ट्राइक मानेंगे। समझ गए?
तो ये दिक्कत है, ये सारी दिक्कतें हैं। तो राइटर कहते हैं कंसोलिडेट नहीं किए सरकार ने लाज, डाइल्यूट कर दिए हैं। तो मेडे जो है, आज मेडे है, 1 मई है। 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं। क्या वर्कर इतना कमा रहा है कि वो डिग्निटी के साथ में जी सके? नो। क्या वर्कर आज सेफ कंडीशंस में काम कर रहा है? जिस हिसाब से इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम नहीं कह सकते। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर है नो। दोनों मोर्चे पे सरकार जो है वो फेल हो गई है। समझ गए? तो ये कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, एक चीज, एक ना कॉन्फ्रेंस होती है, ट्राइपेटाइट कॉन्फ्रेंस, जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर यानी फैक्ट्री ओनर और यूनियन, लेबर यूनियन, तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। अब राइटर कहते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, काफी समय से हुई नहीं है। 2015 के बाद से ये कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई है। सरकार कितनी ज्यादा संजीदा है आप अंदाजा लगा सकते हो, ये कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई है इतने समय से। तो ये कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो आंसर्स में, लिविंग वेज वर्सेस मिनिमम वेज, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर, फैसिलिटेटर फ्रेमवर्क, ये सब आप यूज कर सकते हो। और ये छोड़ो, ये क्वेश्चन आईएलओ कन्वेंशन 81, ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है, तो ये आप अटेम्प्ट कीजिए। नीचे वाला छोड़ दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, ये भी क्वेश्चंस थोड़े हल्के हैं, एसएससी टाइप के हैं। ये यहाँ पे प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और जो क्वेश्चन पास्ट में यूपीएससी ने पूछे हैं 2017 में ये और 2021 में, यहाँ पे आज के आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं वो यूज हो सकते थे। मेंस के लिए ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। पीआईएल का कंसेप्ट हटा देना चाहिए या फिर कंटिन्यू रहना चाहिए? जल्दी से बता देता हूं। देखो, एक टर्म आपको पता होना चाहिए, लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी मतलब राइट टू स्टैंड। लोकस स्टैंडी मतलब राइट टू स्टैंड। जैसे देखो, पहले क्या हुआ करता था, जो लोग डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं ना, वही डायरेक्ट अपने लिए कोर्ट में जा सकते थे। मान लो यूपीएससी ने कुछ गलत किया, तो सिर्फ एस्पायरेंट्स ही कोर्ट में जा सकते थे कि देखो यूपीएससी ने गलत किया है। मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैं पेपर नहीं ले रहा हूं, तो मैं नहीं जा सकता था। सिर्फ आपके पास में राइट था क्योंकि आप डायरेक्टली प्रभावित हुए हो यूपीएससी के डिसीजन से, तो सिर्फ आप डायरेक्टली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते थे कोर्ट में, और कोई नहीं। लेकिन ना 1970s में ना पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर, दोनों जज थे ना, एक ही बेंच में बैठे थे। इन्होंने ये एक्नोलेज किया कि भाई बहुत सारे जो गरीब लोग हैं हमारे देश में, उनके पास में इतनी नॉलेज, पैसा नहीं है कि वो डायरेक्टली कोर्ट में आके अपनी आवाज उठा सकें। तो फिर ये जो लोकस स्टैंडी वाला कंसेप्ट था ना, इसको डाइल्यूट कर दिया गया। जस्टिस पीएन भगवती और कृष्णा अय्यर ने बोला कि इवन वो लोग जो डायरेक्टली प्रभावित नहीं है केस से, लेकिन वो जनरल पब्लिक के पक्ष, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिसका नाम था पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोई सोशल वर्कर है, कोई एनजीओ है, सिविल सोसाइटी का बंदा है, डायरेक्टली प्रभावित नहीं हो रहा है किसी इशू से, लेकिन उसको लगता है कि भाई जनरल पब्लिक का इशू है, तो वो पिटीशन डाल सकता है कोर्ट में। ये फैसला अपने आप में ना बहुत बड़ा फैसला था। समझ गए? पहले लोकस स्टैंडी वाला कंसेप्ट था, जो डायरेक्टली प्रभावित हुआ है वही, लेकिन पीआईएल से ना ये जो कंसेप्ट था वो डाइल्यूट कर दिया गया, जानबूझ के जुडिशरी ने किया था गरीब लोगों के हित में। अब जैसे एक केस था हुसैन आरा वाला, ये केस मैंने पहले भी आपको बताया था। बिहार में क्या था, 1979 के राउंड की बात है। बिहार में ना हजारों वर्कर्स ऐसे थे जेलों में जिनका ना टाइम पूरा हो गया था। जैसे मान लो चोरी में मैक्सिमम सजा हो सकती है 3 साल। अब महेश को चोरी के आरोप में पकड़ा गया और 3 साल से ज्यादा वो जेल में बंद है, और उसका चोरी का केस अभी सुनवाई भी स्टार्ट नहीं हुई है कोर्ट में। और ऐसे हजारों महेश बिहार की जेलों में बंद थे। अब जेलों में बंद है, गरीब लोग हैं, वो तो डायरेक्टली कोर्ट में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस केस से शुरुआत हो गई थी। तो हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार, एक वकील थे, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी ऐसे प्रिजनर्स के हित में
क्योंकि वो तो जा नहीं सकते थे, लेकिन वकील ने कहा कि आपका मुद्दा मैं उठाऊंगा। तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसे सारे प्रिजनर जिनको ऐसे जुर्म में पकड़ा गया है जिसमें मैक्सिमम से ज्यादा सजा तो वो काट चुके हैं जबकि केस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ऐसे सारे प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाए। तो जबरदस्त एग्जाम्पल पीआईएल का। लेकिन आज क्या दिक्कत आ रही है भाई, आज दिक्कत यह आ रही है पीआईएल का ना बहुत लोग मिसयूज करते हैं। मिसयूज किस लिए करते हैं? पब्लिसिटी के लिए। मिसयूज करते हैं पब्लिसिटी के लिए, मिसयूज करते हैं हेडलाइंस के लिए, मिसयूज करते हैं अपना एजेंडा सर्व करने के लिए, अपने पॉलिटिकल पर्पस के लिए पीआईएल को यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। घटिया से घटिया इशू पे पीआईएल फाइल कर दी जाती है। जैसे जनगण मन जो है, हर जगह अनिवार्य करो, भारत का नाम बदल दो, पता नहीं क्या क्या पीआईएल फाइल कर दी जाती है। कोर्ट का कीमती समय जाता है, बहुत नुकसान होता है। तो मुद्दा यही है, क्या पीआईएल को अब खत्म कर देना चाहिए? वही कंसेप्ट फिर से लागू होना चाहिए कि जो डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है सिर्फ वो कोर्ट में जा सकता है और कोई नहीं जा सकता? क्या ये फिर से लाना चाहिए? अब दोनों पक्ष के आर्गुमेंट्स हैं, देखो दोनों पक्ष के आर्गुमेंट्स हैं। अब एक पक्ष तो ये कहता है कि भाई गरीब लोग तो आज भी हैं हमारे देश में, आज भी वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो जिस इंटेंशन के साथ में पीआईएल लाया गया था, तो वो इंटेंशन आज भी मौजूद है, मतलब सिचुएशन तो आज भी मौजूद है, तो आप पीआईएल को कैसे खत्म कर सकते हो? समझ गए? और लेकिन दूसरा पक्ष ये बोलता है कि भाई कई बार ना जनरल इंटरेस्ट के जो इशू होते हैं ना वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं। पॉलीसेंट्रिक मतलब उसमें ना बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कोर्ट ना कई बार ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को ना हैंडल नहीं कर पाती जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हों। कोर्ट कई बार ना जल्दबाजी में फैसला दे देती है। जैसे हाईवेज के नज़दीक 100 मीटर के दायरे में कोई ठेका नहीं होना चाहिए शराब का। किसी कॉलोनी वाले ने केस फाइल कर दिया कि स्लम हटा दो, तो कोर्ट ने आदेश दे दिया स्लम हटा दो, लेकिन स्लम वालों का पक्ष कोर्ट ने सुना ही नहीं। तो ऐसे ऐसे पॉलीसेंट्रिक जो केसेस होते हैं ना, वो जुडिशरी कई बार हैंडल नहीं कर पाती और वो पीआईएल वाले केस होते हैं। समझ गए? तो इसलिए भी एक इशू है कि पीआईएल का कंसेप्ट खत्म हो देना चाहिए। और एक ना बढ़िया टर्म है यहाँ पे, चलो पॉलीसेंट्रिक तो ठीक है, एक कंसेप्ट है एम्बुस पीआईएल वाला। एम्बुस पीआईएल जानते हो क्या होता है? एम्बुस पीआईएल क्या होता है? कई बार ना कोई इशू है, मान लो कोई इशू है, अब उस इशू पे जानबूझ के ना काफी पुअरली ड्राफ्ट पीआईएल फाइल कर दी जाती है। उस इशू पे जानबूझ के इतनी घटिया पीआईएल फाइल की जाती है कि कोर्ट उसे रिजेक्ट कर देती है। आप बोलोगे सर ये घटिया पीआईएल जानबूझ के फाइल कौन करता है? जो चाहता है जानबूझ के कि ये पीआईएल रिजेक्ट हो। समझ रहे हो? मान लो कोई इशू है, उस पे मैंने जानबूझ के घटिया पीआईएल फाइल कर दी और कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। आप बोलोगे मेरा क्या फायदा, मैं चाहता ही था कि वो पीआईएल एक्सेप्ट ना हो, वो रिजेक्ट हो। और कैसे अब बाद में उसी इशू पे कोई अच्छी पीआईएल डालेगा ना, कोर्ट उसे भी रिजेक्ट कर देगा। समझ रहे हो? इसे बोलते हैं एम्बुस पीआईएल। एम्बुस पीआईएल मतलब जानबूझ के किसी इशू पे घटिया से घटिया पीआईएल फाइल कर देना, पुअरली ड्राफ्टेड पीआईएल फाइल कर देना जिसमें आपने कोई लॉजिक नहीं दिया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, जुडिशरी उसे रिजेक्ट कर देगी, लेकिन बाद में उसी इशू पे एक अच्छी पीआईएल डाली जाएगी, लॉजिकल फंडामेंटल राइट्स का मेंशन करते हुए, बढ़िया आर्गुमेंट्स के साथ में। कोर्ट सोचेगा यार इस इशू पे पहले तो हमने रिजेक्ट कर दी थी, इसे भी रिजेक्ट कर देते हैं। जबकि कोर्ट ये नहीं देख रहा कि पहली वाली पीआईएल जानबूझ के फाइल की गई थी इस इशू पे जुडिशरी की राय बनाने के लिए। तो एम्बुस पीआईएल वाला इशू भी सुर्खियों में रहता है। लेकिन फिर लोग कहते हैं कि एम्बुस पीआईएल के बारे में सरकार, जुडिशरी भी सतर्क है। जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी ने ये अनिवार्य कर दिया कि कोई पीआईएल फाइल करेगा तो उसमें आप मेंशन जरूर करो कि कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो प्रभावित हो रहा है, आप जरूर बताओ। और जो ये एम्बुस पीआईएल फाइल करता है उस पे जुडिशरी कॉस्ट भी लगाती है, फाइन भी लगाती है। लास्ट में देखो एक बात ये बोली जाती है कि पीआईएल ना, हाँ एक चीज ये भी है, कई बार ना पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट फैसला तो दे देती है, लेकिन बाद में वो इशू इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है वो नहीं देखती। मतलब आप जुडिशरी ने फैसला दे दिया पीआईएल पे, लेकिन बाद में उस फैसले को कोई कॉम्प्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा वो जुडिशरी देखती नहीं है। तो ये भी दिक्कत है। लास्ट में ये बोला जाता है कि जो पीआईएल है ना, जो पीआईएल है, पहली तो बात वो सिर्फ ना
कैसे केसेस के लिए होनी चाहिए, वो जुडिशरी से पॉलिसी बनवाने के लिए नहीं होनी चाहिए पीआईएल। समझ रहे हो कि हाँ भाई जुडिशरी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट कर दे, नहीं। पीआईएल होनी चाहिए जो कानून ऑलरेडी मौजूद है ना उनके बारे में, या फिर सरकार के एक्शंस के बारे में पीआईएल होनी चाहिए। जुडिशरी से पॉलिसी बनवाने के लिए पीआईएल नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी जो कानून है या एग्जीक्यूटिव के एक्शंस हैं उनसे रिलेटेड पीआईएल फाइल की जा सके, ऐसा प्रोविजन होना चाहिए। दूसरा, पीआईएल सिर्फ उन केसेस में हो जहां पे ना जो डायरेक्टली अफेक्टेड है मजबूरी में वो जा नहीं सकता, जैसे हेबियस कॉर्पस वाले केस होते हैं, किडनैप करके रखा है तो उसमें कोई पीआईएल फाइल करता है, प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब उस पर्सन को लेके आओ कोर्ट में। अब जिसको किडनैप कर रखा है वो तो देखो फाइल कर नहीं सकता ना केस, वो तो किडनैप किया हुआ है, उसे तो जेल में डाला हुआ है मान लो, समझ गए, तो उसके बिहाफ में कोई और करता है फिर। तो सिर्फ ऐसे मजबूरी वाले केसेस में पीआईएल जो है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो आप बताओ वैसे आपकी क्या राय है। तो ये सारी टर्म्स आप यूज कर सकते हो, लोकस स्टैंडी और पॉलीसेंट्रिक डिस्प्यूट, एम्बूस पीआईएल, एजेंडा ड्रिवन लिटिगेशन, ये सब आप यूज कर सकते हो। 2021 में 2013 में ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने पास्ट में पूछे थे, और ये क्वेश्चन प्रीलिम का आपको अटेम्प्ट करना है, बस यही है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब तो हम रेगुलर रहेंगे, कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।